नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मॉक टेस्ट में आज ये 14वां टेस्ट है, जिसमें हम लोग अति संभावित प्रश्नों को देखेंगे, उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे और कुल 30 प्रश्न हल करेंगे। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन, उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। आज का पहला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी इसमें से हमको एक अशुद्ध युग्म है, उसको छांटना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। चतुर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? चौथा होगा, बिल्कुल सही दिया है। चतुष्पद का जो है तद्भव क्या होगा? चौपाया होगा। चतुर्विश का जो है 24 होगा। चतुर्दश का चौथ नहीं होगा। चतुर्दिश क्या होता है? चतुर्दिश यानी 14। तो इसका जो है तद्भव शब्द क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, दीप सलाका का सही तद्भव शब्द क्या है? दीपक, सलाई या दिया सलाई या दिवाली। तो दीप सलाका का जो है सही तद्भव शब्द क्या है? दिया सलाई। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं हुआ है? कुछ क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, उनका किस प्रकार के क्रिया विशेषण है उससे हमको सुमेलन करना है। तो एक एक करके देखते हैं। अभी अभी ये क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का है? काल बोधक क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही मिलान है ये। निकट किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। मत जो है कारण बोधक क्रिया विशेषण नहीं है। मत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? मत जो है निषेध बोधक क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के कुछ भेद और उनके जो उदाहरण है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काल बोधक की। तो काल बोधक के अंतर्गत कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, अभी अभी, इस तरह के शब्द आते हैं। स्थान बोधक में ऊपर, नीचे, दूर, पास, निकट, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, ये सभी स्थान बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो गए। परिमाण बोधक यानी जहाँ पर नाप तौल या माप का पता चलता है, तो बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, ये सभी परिमाण बोधक हो गए। फिर कारण बोधक क्रिया विशेषण, इस तरह, अतः, किस प्रकार इत्यादि, ये सभी कारण बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो गए। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की। तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है कहाँ, कब। निषेध बोधक की बात करें तो निषेध बोधक क्रिया विशेषण में ना, नहीं, मत, यानी ऐसे शब्द जो है जो किसी चीज़ को नकारते हैं, किसी चीज़ का निषेध करते हैं, वे जो है निषेध बोधक क्रिया विशेषण में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
कुछ लोग जा रहे हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? तो रेखांकित शब्द क्या है? कुछ। कुछ किस प्रकार का विशेषण शब्द होगा? तो कुछ जो है, इससे क्या पता चलता है कि इससे कोई भी निश्चित संख्या हमको नहीं पता चल रही है। तो ये है क्या? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे कि कुछ लोग, और इस वस्तु का भार कम है, लेकिन कितना है इसके बारे में कोई जो है स्पष्टता यहाँ पर नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो अगर आपको याद होगा, ये आरओ मेंस 2013 का जो है प्रश्न है। अतिवृष्टि शब्द का जो है विलोम शब्द जो है, यहाँ पर हमको आप देख सकते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए अल्प वृष्टि भी है, लघु वृष्टि भी है, न्यून वृष्टि भी है। लेकिन हमेशा जो है विलोम शब्दों में ये ध्यान रखना होता है कि सबसे उपयुक्त का चयन किया जाता है। अनावृष्टि जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं विलोम शब्दों के। सचेष्ट का जो है अचेष्ट या निश्चेष्ट होता है। इसी प्रकार सचेत के लिए अचेत, बेसुध, बेखबर और गाफिल होता है। सच का जो है विलोम शब्द झूठ होता है। सगुड़ा का निगुड़ा होता है। सगुण का निर्गुण होता है। सख्त का नरम होता है। सखा यानी मित्र, तो उसका उल्टा हो जाएगा शत्रु। सक्षम का अक्षम। सक्रियता का विलोम अक्रियता या निष्क्रियता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 3 जो है युग्म दिए हैं, तो विलोम की दृष्टि से उपयुक्त में से कौन सा युग्म शुद्ध है, यानी जो कि शुद्ध हो? तो विराट मतलब जो है बहुत बड़ा, लेकिन उसका जो है विलोम क्या होगा? छोटापन नहीं होगा। गौरव का लघुत्व नहीं होगा। बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग का विलोम अंतरंग होगा। यानी पहला ही, तीसरा ही जो है इसमें पॉइंट सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, केवल 3। विराट का जो है विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र होता है। और गौरव का लाघव होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। संशय का निःसंशय, संवृत्त का विवृत्त, संवादी का असंवादी, संवाद का विलोम विवाद, संलिप्त का तटस्थ, संलग्न का असंलग्न, संरक्षित का असंरक्षित, संयोग का विलोम वियोग, संयुक्त का असंयुक्त या वियुक्त, संयमी का विलोम असंयमी या व्यभिचारी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर जो है वर्तनी शुद्ध जिसकी होगी वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं श्रृंगार। तो श्रृंगार क्या सही लिखा है, गलत लिखा है? कैसे सही लिखा जाता है अभी आगे बताते हैं। कवियत्री, ये भी गलत लिखा है। ये क्या होना चाहिए? कवित्री होना चाहिए। द्वंद्व भी गलत लिखा है वर्तनी की दृष्टि से। केवल एक ही शब्द इसमें सही है, संग्रहित। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब वर्तनी को शुद्ध करके देखते हैं। श्रृंगार की जगह सही क्या होगा? श्रृंगार, इस तरह से लिखा जाएगा। कवियत्री में वा पर छोटे की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। ये शब्द क्या होगा सही? कवियत्री। और इसी प्रकार से द्वंद्व में जो है 2 बार आधे बातें, द्वंद्व, इस तरह से इसका सही उच्चारण भी होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है? एक एक करके चेक करते हैं। मेज पर चढ़ जाओ, बिल्कुल सही दिया हुआ है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, ये भी सही है। शादी में हर वर्ग के लोग आए थे, ये भी सही है। सब लोग अपनी राय दें, अब ये सही है या गलत आप जरूर सोचें। तो सब लोग अपनी राय की जगह सब लोग अपनी अपनी राय दें, अगर यहाँ होता तो ये सही होता। इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें, तब ये वाक्य जो है वर्तनी की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा। अगला प्रश्न, वह जो दूर की बात ना सोच सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दूर की बात जो ना सोच सके वो क्या होगा? अदूरदर्शी होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। संकेत स्थल पर प्रिय के ना मिलने से चिंता करने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? उत्कंठिता। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति दकियानूस कहलाता है। श्याम कमल यानी काले रंग का जो कमल होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? इंदिवर। शीतल, मंद और सुगंधित वायु के लिए एक शब्द क्या है? त्रिविध वायु। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाले के लिए एक शब्द क्या है? प्रज्वलनशील। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित
उसके लिए एक शब्द है सैसो। शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। अगला प्रश्न, वह जो कम खर्च करता है, यहाँ पर हमको सुमेलन देखना है कि सही है कि नहीं सही है। तो वह जो कम खर्च करता है उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वह जो कम बोलता है उसके लिए मितव्ययी का प्रयोग नहीं होगा। तो दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, यानी इसमें कोई भी सही नहीं है। सही क्या होना चाहिए था? वह जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी। और वो जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। अन्य कुछ उदाहरणों को देखते हैं। समग्र लाभ पाने की चाह जो होती है उसको लिप्सा कहते हैं। सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव को सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले गिना जाने वाला या सबसे आगे की ओर गिना जाने वाला अग्रगण्य। सबको जीतने वाला सर्वजीत। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका सर्वकिया। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। सब कालों में होने वाला सार्वकालिक। सफेद कमल को क्या कहते हैं? हम पुंडरीक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो उसको हमको चिन्हित करना है। देखते हैं मोर के पर्यायवाची शब्द जो है, तो मोर का पर्यायवाची होता है केकी, बिल्कुल ठीक है। सिखी भी जो है मोर का पर्यायवाची होता है और शिखंडी भी होता है, लेकिन कीस जो होता है ये जो है मोर का पर्यायवाची नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये वानर या बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो बंदर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? कपि, हरि, मरकट, वानर और शाखा मृग। मोर के पर्यायवाची कई बार पूछे भी गए हैं। मयूर, केकी, सिखी, वहिर, कलाधर, कलापी, कलकंठ, नीलकंठ, सारंग, भुजंगभुक, शिखाबल, चंद्रकी, मेघांदी, शिखंडी, क्षितिपति, अधिपति, ये सभी मोर के पर्यायवाची हो गए। मोती के मुक्ता, मौक्तिक, सीपिज और शशिप्रभा। मोक्ष के पर्यायवाची शब्द मुक्ति, निवाण, कैवल्य, अपवर्ग और अमृतपद। मैना जो पक्षी होता है उसके पर्यायवाची शब्द सारिका, चित्रलोचना, कलह प्रिया, मधुरालय और सारी। मेढक के पर्यायवाची मंडूक, दादुर, वर्षाभू, सातुर, दुर्दुर और मंडूक, ये सभी मेढक के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न, गिरिजा व शैलजा ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? गिरिजा मतलब जो गिरि से जन्म ले, यानी पर्वत से जन्म लेना, और यही अर्थ किसका है? शैलजा का, यानी पत्थर से या जो है पहाड़ से जन्म लेने वाली। तो इसके लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या है? पार्वती। पार्वती के लिए गिरिजा व शैलजा का प्रयोग किया जाता है। उमा, गौरी, दुर्गा, भवानी, आर्या, सती, गिरिजा और शैलजा ये सभी जो है पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द महाश्वेता, इला, शारदा, हंसवाहिनी, नागेश्वरी, ब्राह्मी और वीणाधारणी। लक्ष्मी के पर्यायवाची कमला, इंदिरा, पद्मा, श्री, रमा। सीता के पर्यायवाची रामप्रिया, जनकसुता, जानकी और वैदेही। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है इसका सही था। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो है दो सूचियाँ दी हैं, एक सूची में जो है विषय दिए हैं और दूसरे में अनुच्छेद दिए हैं, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा विषय है या वो किससे संबंधित हैं, ये जो है हमको इस प्रश्न में देखना है। तो संसद के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया है? 79, आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में है। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में दी है। लोकसभा की जो है अनुच्छेद 81 में दी है। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन ये आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 में ये दिया है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। संसद का गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का गठन 80, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न, लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसका निर्वाचन होता है, यानी किस प्रकार से निर्वाचन होता है, कौन लोग इसको निर्वाचित करते हैं? लोकसभा में प्राप्त बहुमत दल के सदस्यों द्वारा, बिल्कुल गलत है, जनता द्वारा तो हो ही नहीं सकता, और संसद के सभी सदस्यों द्वारा नहीं होता है क्योंकि उसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल हैं, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है।
लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा का ही सदस्य होता है। इसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के वैधायकीय सभापति के समान होती है। इसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला हैं, जो कि अपनी पूर्वाधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया भी जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने के लिए चर्चा करने हेतु कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कहाँ होते हैं 50 सदस्य? लोकसभा के 50 सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता जो है ये संसद निर्धारित करती है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी उसी से देय होता है। अध्यक्ष के समान ही एक पद होता है लोकसभा उपाध्यक्ष का। उसके कृत्य अध्यक्ष के ही समान होते हैं जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता है। ज्ञातव्य है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, वे संसद के सदस्य के रूप में ही अपना शपथ ग्रहण करते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है कौन सी शपथ दिलाई जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है कोई विशेष शपथ नहीं दिलाई जाती है। वो जो है जो सभी सांसद शपथ ग्रहण करते हैं वही शपथ जो है लोकसभा अध्यक्ष भी ग्रहण करता है, क्योंकि वो संसद का ही सदस्य होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को ही इसका अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा यानी पास पाकिस्तान के अधिकार में है? तो इसमें से अगर हम देखें ग्योंगला जो पास है या दर्रा है, ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। ग्रेस्तरबूम, सॉल्टेरो, बिलाफोंडला, ये सभी दर्रे भारत के अधिकार में है, जबकि ग्योंगला दर्रा जो है पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पिपली घाट दर्रा ये अरावली के पर्वतीय भागों में स्थित है। और पश्चिमी घाट में 3 प्रमुख दर्रे हैं जिनका बार बार जो है जिन पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है। एक है थाल घाट, ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और पाल घाट दर्रा ये जो है कोची से चेन्नई को जोड़ता है, यानी इनके बीच में जो है ये मार्ग का काम करते हैं। अगला प्रश्न, 2 कथन दिए हैं भूगोल से संबंधित, इसमें कौन से सही हैं इसको हमको देखना है। तो एक एक कथन को हम पढ़ते हैं। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु कहते हैं, बिल्कुल सही कथन है ये। और 23 सितंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? शरद विषु कहते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से 1 व 2 दोनों ही जो है इसमें सही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात की अवधि की बराबर रहने के कारण, ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषु कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति वसंत विषु तथा 23 सितंबर की स्थिति जो है शरद विषु कहलाती है। अब इसी तरह के कुछ और शब्द हैं जिनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहले हम अपसौर की बात करें। अपसौर को सूर्योच्च या रविच्च भी कहा जाता है। जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। आपको बस याद ये रखना है कि सूर्य से जो मैक्सिमम दूरी होती है उसी को अपसौर या एपहीलियन कहा जाता है। तो इस घटना को अपसौर, सूर्योच्च या रवुच्च कहा जाता है। अपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। अपसौर की घटना जो है 4 जुलाई को घटित होती है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये सूर्य और पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी है जो कि लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, और ये 4 जुलाई को घटित होने वाली घटना है। इसी का उल्टा चलते हैं उपसौर, जिसको हम पेरीहीलियन कहते हैं इंग्लिश में। 3 जनवरी को जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, तो इस खगोलीय घटना को हम उपसौर कहते हैं।
उपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। तो उपसौर और अपसौर का कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में आ गया होगा। अपसौर जो है जब हम अप लिखेंगे यानी कि अधिकतम दूरी, और जब हम उप लिखेंगे यानी न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की घटना कब होती है? तो अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम विषुव की बात करते हैं यानी इक्विनॉक्स, इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। फलतः दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। सूर्य की यह स्थिति विषुव कहलाती है या इक्विनॉक्स कहलाती है। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहलाता है। अब इसी से एक जुड़ा शब्द है संक्रांति या अयनांत, जिसको सॉलिस्टिस कहते हैं। तो 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य की क्रमशः कर्क और मकर रेखा पर लंबवत स्थिति को हम संक्रांति कहते हैं या इसको अयनांत नाम भी दिया जाता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, जबकि 22 दिसंबर को शीत संक्रांति कहा जाता है। तो इसकी डेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी स्थितियां भी इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप जानते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का जो है सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसकी मुख्य पीठ कोलकाता व खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश जो है TVN राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का क्या कारण था? तो असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा था? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? नहीं। पूना समझौता हो गया था? नहीं हुआ था, क्योंकि ये उसके बहुत बाद की घटना है। गांधी इरविन समझौता, ये भी उसके बहुत बाद की घटना है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया था? आप जानते हैं चौरी चौरा कांड की वजह से। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अतः दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी और इसमें जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर, क्योंकि इसके पक्ष में सभी लोग नहीं थे, तो CR दास, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, GS खरपड़े आदि व्यक्तियों ने विरोध किया था और इसी विरोध के चलते बाद में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 से संबंधित निम्न तथ्यों पर हमको विचार करना है। तो विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसका जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं सूचकांक में? 140। शीर्ष स्थान किसको मिला है? स्पेन को मिला है। और भारत का स्थान क्या है? 34वां। तो इसमें सभी कथन सही हैं, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2019 में NSSO द्वारा जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो एक एक को हम पढ़ते हैं। सर्वाधिक पुरुष बेरोजगारी दर कहाँ पर है? ये नागालैंड में है, बिल्कुल सही कथन है ये। सबसे कम पुरुष बेरोजगारी दर भारत में कहाँ पर है? ये मेघालय में है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सबसे कम महिला बेरोजगारी दर कहाँ है? ये भी मेघालय में ही है, लेकिन सबसे अधिक महिला बेरोजगारी दर ये गोवा में नहीं है। तो सर्वाधिक महिला बेरोजगारी दर कहाँ पर है? ये नागालैंड में है, यानी हमारा C ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। NSSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक महिला बेरोजगारी दर वाला राज्य नागालैंड है, जबकि गोवा जो है दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न,
किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा जो है 21 मई को की गई है। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत ने 21 मई को चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में इटली में रखा था। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व यह दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र व राज्य की जोड़ी जो है आपस में त्रुटिपूर्ण है? तो तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। यानी ये क्षेत्र की बात हो रही तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। विदर्भ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, सौराष्ट्र गुजरात से संबंधित है, लेकिन बुंदेलखंड जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। बुंदेलखंड का जो कुछ भाग है ये उत्तर प्रदेश में आता है और कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में इसके 7 जिले आते हैं, जिनमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी व ललितपुर का भाग जो है बुंदेलखंड कहलाता है उत्तर प्रदेश में। लगभग 29,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में कुल 24 तहसीलें, 47 ब्लॉक और जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। हालांकि राजनीतिक स्तर पर जिस पृथक राज्य की परिकल्पना की गई है उसमें 23 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के जो है भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर, दामोह, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, टीकमगढ़, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना भी शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। पहला कथन क्या है? ग्रिफिन वस्तुएं मांग के नियम के विपरीत व्यवहार करती हैं। तो बिल्कुल सही है, ग्रिफिन वस्तुएं जो होती हैं ये मांग के नियम के विपरीत व्यवहार करती हैं, ये उसका अपवाद होती हैं। लाफर वक्र जो है प्रत्यक्ष कर व जीडीपी के बीच का संबंध दर्शाता है, ये कथन जो है गलत है। लाफर वक्र के बारे में अभी डिटेल में पढ़ते हैं हम, तो इस प्रकार से केवल पहला कथन जो है इसमें सही है। ग्रिफिन वस्तुएं मांग के नियम के विपरीत व्यवहार करती हैं, अथा कथन एक सही है। और लाफर वक्र जो है कर दर और कर राजस्व के बीच में संबंध दर्शाता है, यानी आपको क्या रखना है? कर दर और कर राजस्व के बीच का संबंध दर्शाता है। लाफर वक्र है क्या? कर दर और राजस्व यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो राजस्व है के बीच जो अरैखिक संबंध है ये लाफर वक्र के द्वारा उद्घाटित होता है। शून्य कर दर से शून्य कर राजस्व की प्राप्ति और 100% कर दर से शून्य कर राजस्व की प्राप्ति होती है। तर्कसंगत रूप से उचित कर की दरें अधिकतम राजस्व वृद्धि को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन यदि कर की दरें अत्यधिक ऊंची या कम हो तो राजस्व भी उसी अनुपात में कम होने लगता है। अगला प्रश्न, वस्तुओं पर होने वाले व्यय और आय के संबंध जांच करने वाले प्रथम सांख्यिकी विद कौन थे? तो ये सांख्यिकी विद थे अर्नेस्ट एंजिल, जिनका एंजिल कर्व या एंजिल वक्र जो है फेमस है। तो एंजिल वक्र देने वाले जर्मनी सांख्यविदी अर्नेस्ट एंजिल 1857 में व्यवस्थित तरीके से वस्तुओं पर होने वाले व्यय और आय के मध्य संबंध की जांच करने वाले प्रथम सांख्यिकीविद थे। अगला प्रश्न, विघटन नाभिक पदार्थों द्वारा कौन सा विद्युत चुंबकीय किरणें उत्सर्जित होती हैं? यानी विघटन नाभिक का मतलब कि जिन नाभिकों में विघटन होता है वहाँ से कौन सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज जो है ये कौन सी होती हैं? गामा किरणें। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। गामा किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटान होते हैं जो परमाणु नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय से उत्पन्न होते हैं। गामा किरणों के फोटानों की ऊर्जा अब तक प्रेषित अन्य सभी फोटानों की ऊर्जा से अधिक होती है। सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री पाउल अल्रिच विलार्ड ने इसकी खोज की थी जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे। जब परमाणु का नाभिक एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर परिलक्षित या छित होता है तो इस प्रक्रिया में गामा किरणें निकलती हैं। इस प्रक्रिया को गामा क्षय या गामा डिके कहा जाता है।
अपने ऊंचे ऊर्जा स्तर के कारण जैविक कोशिका द्वारा सोख लिए जाने पर अत्यंत नुकसान पहुंचा सकती हैं। गामा किरणें नाभिक में से अल्फा और बीटा के निकलने से बनता है और ये सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरण होती हैं। यानी ये भी प्रश्न का उत्तर यहीं पर है कि गामा किरणों में ही सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है। अगला प्रश्न जो कि हमको सुमेलन करना है, तो कुछ जो है साइंस की जो है ब्रांचेस दी हुई हैं। दूसरी सूची में जो है उनका अध्ययन क्षेत्र दिया है, यानी किस क्षेत्र से वो संबंधित हैं, तो इसका हमको सुमेलन करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन होता है। फिर बात करते हैं लिथोलॉजी की। लिथोलॉजी जो है चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। तीसरा है हमारे सामने ऑरोलॉजी। ऑरोलॉजी जो है पहाड़ों के अध्ययन को कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वंश परंपरागत नियमों को, यानी जेनेटिक्स के नियमों को, जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले लक्षण हैं, उन नियमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनका संबंध कहाँ से है, यानी ये कहाँ से निवासी थे, कहाँ पर ये बेस्ड थे? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? चेक गणराज्य में जो है द्विचिंत नामक एक जगह है, वो उससे ये संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है ये पहले ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपने जो है जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रिया में जो है एक चर्च में ये पादरी थे। तो ऑस्ट्रिया जो है उस समय के हिसाब से उत्तर सही था, लेकिन जब कभी इस तरह से आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आपको आज की डेट में, यानी जो चेक गणराज्य में ये आ जाता है, ये बताना होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम वंश परंपरागत नियमों को समझाया था। उन्होंने यह प्रयोग जो है मटर के पौधों पर किया था। इनके बचपन का नाम योहान था। इनका जन्म 22 जुलाई 1882 को वर्तमान चेक गणराज्य के द्विचिंत नामक एक कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक उपकरण दिए हुए हैं और उनका कैसे हम यूज़ करते हैं, यानी उनसे हम क्या मापते हैं, इसके बारे में जो है सुमेलन करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टर जो है आला प्रयोग करते हैं हृदय की धड़कन और फेफड़ों की गति सुनने के लिए, उसके लिए जो है इसका यूज़ होता है। फिर पिपेट क्या होता है? आपने जो है केमिस्ट्री की लैब में अगर जो है हाई स्कूल इंटर में जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो पिपेट से जो है द्रव की एक निश्चित मात्रा को मापा जाता है, उसी से जो है नाप के हम गिराते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त को मापा जाता है, यानी रक्त दाब को मापा जाता है। इसको अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इसको हम बीपी मशीन कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर नापने की मशीन कहते हैं। बी ऑप्शन क्या है? ग्रेविमीटर। तो ग्रेविमीटर जो है वायुयान तथा मोटर बोटों की गति को मापने में यूज होता है? नहीं होता है। ग्रेविमीटर से क्या करते हैं हम? ग्रेविमीटर द्वारा जो है पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। अगर पानी पर जो है तेल फैल गया है, मान लीजिए ऑयल स्पिल हो गया है किसी जो है सागर में, तो वहाँ पर जो है जो तेल की उपस्थिति है उसको इसी से पता लगाते हैं। वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापने वाला यंत्र जो है टैक्योमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी हमको सुमेलन करना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो एक एक करके हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? आसान प्रश्न है, बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो ये चारों जो है ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में शामिल नहीं है? तो गाजियाबाद, मेरठ और बागपत ये सभी एनसीआर में आते हैं, लेकिन बिजनौर जो है एनसीआर में नहीं आता है। एनसीआर बना कैसे था? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत संघ क्षेत्र दिल्ली को भी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसका नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित जिले कुल 8 हैं आज की डेट तक। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। इसके अतिरिक्त मथुरा, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर
इनको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को जो एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। तो फिलहाल के लिए जो है इतने ही जिले जो है एनसीआर के यूपी की तरफ से जो है शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। आपको जो है 30 प्रश्नों में अगर आपने जो है टेस्ट के फॉर्म में इसको लिया है तो आपने कितना सही किया है कमेंट करके बताते रहिए करिए, जिससे थोड़ा सा मुझे ये आइडिया रहता है कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और मुझे अपनी स्ट्रेटजी में क्या और बदलाव करना चाहिए उसके बारे में मैं सोच पाता हूँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।